माय नेम इज मनीषा बैरागी। वेलकम टू माय चैनल एमएलटी एजुकेशन पॉइंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने पैरासाइटों के मलेरिया के बारे में डिस्कस किया था। इसी प्रकार पैरासाइटोलॉजी में आज का हमारा टॉपिक है वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक पे वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी। तो एलिफेंटियासिस या फिर फिलारियासिस तो आपने सुना ही होगा। हिंदी में हाथी पांव डिसीज जिसे कहते हैं, जिसमें आपके पांव या हाथ जो होते हैं वो कैसे हाथी जैसे हो जाते हैं। ठीक है, मतलब मोटे हो जाते हैं क्योंकि हाथी मोटा होता है। ठीक है, बात करते हैं वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी की, जिसे फिलारियल वॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, फिलारिया वॉर्म इसको कहा जाता है। और ये कौन सी कैटेगरी में आता है? तो निमेटोड्स। कौन सी कैटेगरी में आता है फ्रेंड्स? निमेटोड कैटेगरी में आता है। जिस प्रकार से कैस्टोड, ठीक है, कैस्टोड, राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, ये सब होते हैं, इसी प्रकार से वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी जो है वो निमेटोड्स की फैमिली में आता है। और हैबिटेट इसका देखते हैं हम तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ह्यूमन बॉडी को जैसा भी इन्फेक्शन होता है वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी यानी कि फिलारिया वॉर्म जिसकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो वो कहाँ जाता है? मेन को यदि इन्फेक्शन होता है तो ये प्रेजेंट होता है एडल्ट वॉर्म लोकेटेड इन लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड। अब एडल्ट वॉर्म क्या होता है? यानी कि जिसमें सेक्सुअल प्रोसेस, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था जब इंट्रोडक्शन ऑफ पैरासाइटोलॉजी की हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने एक तो डेफिनेटिव होस्ट और एक इंटरमीडिएट होस्ट बताया था। तो डेफिनेटिव होस्ट में हमने बात करी थी एडल्ट वॉर्म की, जिसमें एडल्ट वॉर्म वो होता है जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि सेक्सुअल प्रोसेस जिसमें होती है वो हमारा एडल्ट वॉर्म होता है, जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पे? मेन के अंदर, लिम्फेटिक वेसल्स में और लिम्फ नोड में। ठीक है फ्रेंड, क्लियर है? यानी कि एडल्ट वॉर्म जिसमें जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, यानी कि मेन क्या हुआ? डेफिनेटिव होस्ट हुआ। ठीक है, तो प्रेजेंट होगा लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फ नोड में। और माइक्रोफिलारिया जो कि एक लार्वा है, प्रेजेंट होगा किस में? फीमेल में। ठीक है, फीमेल में प्रेजेंट होगा। फाउंड इन ब्लड, जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पे? ब्लड में प्रेजेंट होता है। एडल्ट वॉर्म प्रेजेंट होता है लिम्फेटिक वेसल्स में एंड लिम्फ नोड में। और माइक्रोफिलारिया जो है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे? ब्लड में। ठीक है, अब बात करते हैं, ये सारी प्रोसेस आपको जब लाइफ साइकिल आगे समझाएगी उसमें पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी जो भी कंफ्यूजन होगा आगे लाइफ साइकिल में क्लियर हो जाएगा। एडल्ट वॉर्म, अब एडल्ट वॉर्म जो होता है, जो अभी हमने देखा, जो कि क्या होता है? मैच्योर स्टेज होती है किसकी? डेफिनेटिव होस्ट की, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसका होता है। वो कैसा होता है देखते हैं। एडल्ट वॉर्म जो है वो लॉन्ग दिखाई देता है। वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी की बात करें तो लॉन्ग होता है, क्रीमी वाइट कलर का दिखाई देता है, हल्का सा क्रीम कलर वाइट कलर का दिखाई देता है जब हम उस माइक्रोफिलारिया को, सॉरी एडल्ट वॉर्म को लिम्फेटिक वेसल से निकालते हैं। ठीक है, तो कैसा दिखाई देता है? क्रीम वाइट कलर का एंड थ्रेड लाइक होता है, यानी कि लंबा जो होता है धागे नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। फिलीफॉर्म विद टैपरिंग एंड, यानी कि इसका एंड जो होता है वो लंबा होता है और पतला होता है। ठीक है, क्लियर है? अब साइज देखते हैं। मैंने अभी बताया कि यानी कि इसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है एडल्ट वॉर्म में, तो ऑब्वियसली मेल और फीमेल प्रेजेंट होंगे तभी रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो मेल की साइज कितनी होती है? इसमें 4 सेंटीमीटर लेंथ जो है उसकी होती है। और थिकनेस की यदि बात की जाए तो 0.1 mm जो है इसकी थिकनेस होती है। फीमेल की कितनी होती है? 6 to 10 सेंटीमीटर लेंथ जो है वो फीमेल की होती है एंड 0.2 to 0.3 mm थिकनेस फीमेल की होती है। तो यही दिखाई दे रहा है कि कौन बड़ा है फ्रेंड्स? फीमेल। फीमेल की लेंथ भी मेल से ज़्यादा है और साइज भी है, सॉरी थिकनेस भी मेल से ज़्यादा है। तो मेल वॉर्म आर स्मॉल देन फीमेल। ठीक है, यही पता चल रहा है कि मेल वॉर्म जो है वो क्या है? स्मॉल है। किससे? फीमेल से। इसीलिए इसका स्ट्रक्चर, मेल का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंशिएट होता है। कैसे होता है? मेल वॉर्म कंटेन 2 स्पिक्यूल्स, यानी कि मेल वॉर्म में पोस्टीरियर एंड जो होता है मेल वॉर्म का लास्ट का एरिया ये है ना, ये तो माइक्रोफिलारिया है लेकिन पोस्टीरियर एंड बता रही हूँ। ये पोस्टीरियर एंड जो होता है यहाँ पे 2 स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। स्पिक्यूल्स क्या होता है? जिसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जहां से क्या करता है ये फीमेल वॉर्म के अंदर इंटर करता है। ठीक है, तो यहाँ से फीमेल वॉर्म के अंदर इंटर करेगा, उसके बाद जो है वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। तो पोस्टीरियर एंड में 2 स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, किसके? मेल के। ये तो हो गई मेल की बात। अब फीमेल वॉर्म कैसी होती है? इसमें
फीमेल वर्म जो होती है वो विविपेरस होती है। विविपेरस क्या होता है फ्रेंड्स? एक तो होता है ओवोविविपेरस और एक होता है विविपेरस। ओवोविविपेरस का मतलब होता है एग रिलीज करने वाली, ठीक है, और विविपेरस यानी कि जीवित बच्चा जनने वाली, यानी कि इसमें जो फीमेल है, ठीक है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा, यानी कि भ्रूण प्रेजेंट होगा, ठीक है, तभी तो वो लाइव बेबी जो है वो मतलब वो कहते हैं ना जीवित बच्चा, ठीक है, तो विविपेरस, ठीक है, यानी कि जीवित बच्चा जनने वाली है जिसके अंदर एम्ब्रियो या फिर भ्रूण प्रेजेंट होता है। एंड दे डिस्चार्जिंग एम्ब्रियो, मैंने अभी बताया कि क्या होता है, एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है जो क्या करती है, एम्ब्रियो को डिस्चार्ज करती है, ठीक है, रिलीज करती है, डिस्चार्ज करती है, जिसे विविपेरस कहा जाता है। अब बात करते हैं कि लार्वा, लार्वल फॉर्म कौन सा होता है? तो माइक्रोफिलारिया या फिर फिलारिया फॉर्म लार्वा इन्फेक्टिव टू मेल। माइक्रोफिलारिया जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? ह्यूमन में प्रेजेंट होता है, जो कि इन्फेक्टिव होता है किसके लिए? मेन के लिए, ठीक है, जो कि ब्लड में आपको सीन होगा, लिम्फेटिक वेसल्स में नहीं होगा। माइक्रोफिलारिया की बात करें तो ये कैसा दिखाई देता है? इट इज अ डायग्नोस्टिक फॉर्म फाउंड इन अ ब्लड, यानी कि माइक्रोफिलारिया जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ब्लड में प्रेजेंट होता है। ये सारी प्रोसेस आपको लाइफ साइकिल में क्लियर हो जाएगी फ्रेंड्स। तो ये डायग्नोस्टिक फॉर्म होता है किसका? ह्यूमन बॉडी में जब हम ब्लड को निकालते हैं, ठीक है, और उसके बाद अगर उसका टेस्ट लगाएं तो उसमें माइक्रोफिलारिया हमको दिखाई देगा, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी होती है? 240 टू 300 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है। इतना लंबा होता है, कितना? 240 टू 300 माइक्रोमीटर। थिकनेस इसकी होती है 7 टू 10 माइक्रोमीटर, इसकी थिकनेस, इसकी मोटाई इतनी होती है। यहाँ पे आते हैं डायग्राम की, तो डायग्राम में क्या प्रेजेंट है? माइक्रोफिलारिया में एक हाइलिन शीथ प्रेजेंट है, आपको दिखाई दे रही होगी। ये पूरी जो है ये हाइलिन शीथ है, जो क्या करता है? कवर करके रखता है इस एम्ब्रियो को। कवरिंग हाइलिन शीथ होती है माइक्रोफिलारिया की, ठीक है, जो कि कवर करके रखता है। उसके अंदर क्या करता है? ये एम्ब्रियो जो है वो मूव करता है, ठीक है, ये हाइलिन शीथ दिखाई दे रही होगी। इसके अंदर क्या करता है? ये एम्ब्रियो मूव करता है, और ये हाइलिन शीथ बड़ी होती है किससे? एम्ब्रियो से, ठीक है, दिखाई दे रही है, स्पष्ट क्लियर है कि हाइलिन शीथ जो होती है वो किससे? माइक्रोफिलारिया से या एम्ब्रियो से जो है वो बड़ी दिखाई देती है आपको, ठीक है। अब इसकी साइज कितनी होती है? तो इसकी होती है 360 माइक्रोमीटर, ठीक है, बड़ी होती है किससे? माइक्रोफिलारिया से, क्योंकि इसकी होती है 300, और हाइलिन शीथ जो होती है वो बड़ी होती है माइक्रोफिलारिया से, कितनी? 360 माइक्रोमीटर इसकी साइज होती है। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स? एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, नर्व रिंग प्रेजेंट होती है, एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट होते हैं, जेनाइटल पोर प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक जेनाइटल पोर यहाँ पे प्रेजेंट है, 2 3 4 3 यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो इनको नंबरिंग से काउंटिंग करते हैं। और इसके अंदर और क्या प्रेजेंट होते हैं? सोमेटिक सेल्स और न्यूक्लियाई, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही होंगी, छोटी छोटी सी न्यूक्लियाई प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? सेंट्रल एक्सिस में, किसके? एम्ब्रियो के, यानी कि एम्ब्रियो के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है, एक्सेप्ट द हेड एंड टेल, यानी कि हेड में भी नहीं है और टेल में भी नहीं है। सोमेटिक सेल्स और न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल एक्सिस एक्सेप्ट द हेड एंड टेल, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं स्टेनिंग और अनस्टेनिंग की, यानी कि जब हम अनस्टेन एम्ब्रियो को जब ब्लड में देखते हैं, स्टेन की हुई नहीं रहती है किसी भी प्रकार की स्टेनिंग से, तो ये एम्ब्रियो जो ये माइक्रोफिलारिया जो होता है वो ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है एंड कलरलेस दिखाई देता है, यानी कि इसके अंदर के जो भी ऑर्गन्स इसके अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियाई, नर्व रिंग, एक्सक्रीटरी पोर वगैरह जो भी एक्सट्रेटा प्रेजेंट है, ये सब आपको क्लियरली ट्रांसपेरेंट दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि जब एंड कलरलेस भी दिखाई देता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, ऑब्वियसली अनस्टैंडिंग है, यानी कि कोई स्टैंडिंग से नहीं देख रहे हैं तो कलरलेस ही होगा, ठीक है। उसके बाद यदि अगर स्टैनिंग करके हम इसको देखते हैं तो ये क्या होता है कि ये न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट होती है इसमें ये ब्लू या फिर वॉयलेट कलर की दिखाई देती है, ठीक है, और ब्लू और वॉयलेट कलर की दिखाई देती है। और ये एम्ब्रियो जो होता है या माइक्रोफिलारिया जो होता है ये आपको पिंक कलर का दिखाई देता है, ठीक है। और इसका टेपरिंग एंड मैंने बताया है कि इसका हेड जो होता है वो कैसा होता है? ब्लंट होता है, आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ से ब्लंट है। एक तो होता है बिल्कुल नुकीला होता है, ठीक है, और इसको अगर अपन ब्लंट कर दें, यानी कि वो कहते हैं ना शार्प की ओर नहीं रहता, शार्प अगर उसको कर दे तो कैसा? नुकीला जैसा दिखता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? थोड़ा सा ब्लंट, जैसे किसी ने मार दिया हो उस पर, है ना, तो वो ब्लंट हो जाता है, ये ब्लंट हुआ। और ये जो होता है टपरिंग, यानी कि या फिर एक और कहते हैं इसको
पॉइंटेड, पॉइंटेड इसको कह सकते हैं, या फिर टेफरिंग यानी कि लंबा होता है और पतला आपको दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि लंबा दिखाई दे रहा है प्लस यहाँ से पतला होता जा रहा है, और ये कैसा है, ब्लंट हो रहा है, बिल्कुल जैसे दबा दिया हो आपने पुश करके, वैसा यहाँ से दिखाई दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा एडल्ट वर्म और माइक्रोफिलारिया के बारे में। अब हम बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। अब बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की। तो लाइफ साइकिल में मेन क्या होता है, एक तो डेफिनेटिव होस्ट और एक इंटरमीडिएट होस्ट। ठीक है, तो डेफिनेटिव होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट, यानी कि इसमें डेफिनेटिव होस्ट कौन होता है, मेन होता है जो सेक्सुअल प्रोसेस जो होती है एडल्ट वर्म जिसमें प्रेजेंट होता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, मेन के अंदर। अब डेफिनेटिव होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है वो किसके अंदर होता है, मॉस्किटो के अंदर होता है, जिसमें लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होता है और वो एसेक्सुअल होता है। ठीक है, एसेक्सुअल होता है किसमें, मॉस्किटो में, जो कि इसकी इंटरमीडिएट होस्ट कहलाती है। ठीक है, तो याद रखना कि वाउचेरिया बेनक्रॉफ्टी क्या डेफिनेटिव होस्ट मेन होता है और इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो मॉस्किटो होता है। जिस प्रकार से मलेरिया में मॉस्किटो जो होता है वो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के द्वारा होता है, इसी प्रकार इसमें भी मॉस्किटो का नाम है तो कौन से इंसेक्ट के द्वारा होती है, एक तो क्यूलेक्स और एक होती है एडिस। ठीक है, क्यूलेक्स और एडेक्स के द्वारा होती है। अब इसका इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सा होता है, यानी कि किसके द्वारा मेन को इन्फेक्शन होता है, जो कि होती है इसकी L3 स्टेज यानी थर्ड स्टेज ऑफ लार्वा की जो थर्ड स्टेज होती है, जो कि फाउंड होती है कहाँ पे, मॉस्किटो के अंदर। कैसे प्रेजेंट होती है, लाइफ साइकिल में समझ आएगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो L3 स्टेज लार्वा मैंने अभी बताया ही है, जो कि मॉस्किटो में होती है और इन्फेक्टिव होती है किसके लिए, मेन के लिए। L3 स्टेज जो होता है वो पेनिट्रेट करता है स्किन बाय इंसेक्ट बाइट, यानी कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, फूड के द्वारा होता है, वाटर के द्वारा है, किसके द्वारा होता है, तो ये होता है किसके द्वारा, बाइट के, इंसेक्ट करने के द्वारा। यानी कि इंसेक्ट जो होता है वो बाइट करता है, आपको काटेगा, तो वो L3 स्टेज कहाँ पे प्रेजेंट है, मॉस्किटो के अंदर, वो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं सबसे पहले ह्यूमन साइकिल की, उसके बाद मॉस्किटो साइकिल की बात करेंगे। ह्यूमन साइकिल में किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है और उसके बाद मॉस्किटो साइकिल में किस प्रकार से होता है। तो ह्यूमन साइकिल में हमारी सेक्सुअल प्रोसेस होती है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, लार्वा पेनिट्रेट द स्किन, यानी कि ये लार्वा कहाँ से आया, मॉस्किटो ने सबसे पहले आपको बाइट किया। ठीक है, मॉस्किटो ने आपको बाइट किया, मॉस्किटो के अंदर क्या प्रेजेंट है, L3 स्टेज यानी कि थर्ड स्टेज लार्वा की प्रेजेंट है, वो मॉस्किटो ने बाइट किया, उसने थर्ड स्टेज लार्वा जो है वो आपके अंदर बाइट करने के बाद वो थर्ड स्टेज ने पेनिट्रेट किया आपकी स्किन को, स्किन के अंदर गया, स्किन के अंदर जाने के बाद वो इंटर हुआ कहाँ पे, इनटू लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फेटिक नोड्स। ठीक है, स्किन को पेनिट्रेट करने के बाद वापस से वो लार्वा कहाँ गया, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, स्किन को पेनिट्रेट किया, मॉस्किटो ने बाइट किया, पेनिट्रेट किया और कहाँ गया, लिम्फेटिक वेसल्स या फिर लिम्फेटिक नोड्स में। ठीक है, ये क्या है, एडल्ट वर्म जो है इसमें होता है ह्यूमन साइकिल में। अब किस प्रकार से उस लार्वा से फिर एडल्ट वर्म में उसका डेवलपमेंट होता है, लिम्फेटिक वेसल्स में जाने के बाद उसका डेवलपमेंट होता है लार्वा का कहाँ पे, एक एडल्ट वर्म में। अब ये उसकी मैच्योर स्टेट होती है एडल्ट वर्म, जहाँ पे अब मेल और फीमेल जो होता है वो डिवाइड हो जाएंगे, उसके बाद उनका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी और रिप्रोडक्शन जो है वो होगा। ठीक है, अब डेवलपमेंट जो होता है एडल्ट वर्म में लार्वा से, तो कितना टाइम लगता है उसमें, 4 to 6 मंथ, 4 से 6 महीने में जो लिम्फेटिक वेसल्स में जो लार्वा प्रेजेंट है वो एडल्ट वर्म में डेवलपमेंट होगा। एडल्ट वर्म में जैसे ही डेवलपमेंट होगा वो मेल और फीमेल में डिवाइडेड हो जाएंगे, उसके बाद मेल और फीमेल में डिवाइड होने के बाद जो मेल वर्म जो होता है वो फर्टिलाइज करता है किसको, फीमेल वर्म को। ठीक है फ्रेंड्स, मेल वर्म ने फर्टिलाइज कर दिया फीमेल वर्म को। फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ साल बाद या कुछ मंथ बाद कह सकते हैं, मंथ बाद नहीं सॉरी ईयर बाद ही कहेंगे, 2 साल 3 साल। ठीक है, तो क्या होगा, वो मेल वर्म जो होगा वो डाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, और जो फीमेल वर्म होती है, ठीक है, फीमेल वर्म फर्टिलाइजेशन के बाद वो फीमेल क्या होगी, ग्रेविड हो जाएगी, यानी कि उसके अंदर भ्रूण प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ग्रेविड फीमेल जो होती
जिसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है और मेल वर्म तो डाई हो गया, अब बस फीमेल वर्म बची है जो कि क्या है, ग्रेविड है, यानी कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो प्रेजेंट है। अब वो ग्रेविड फीमेल जो होगी वो डिस्चार्ज करेगी माइक्रोफिलारिया को, ठीक है, उसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है, एम्ब्रियो या माइक्रोफिलारिया जो है उसको क्या करेगी, डिस्चार्ज करेगी। और कितने करती है, पर डे में 50,000 पर डे वो माइक्रोफिलारिया रिलीज करेगी। कौन, ग्रेविड फीमेल, ठीक है। अब कहाँ पे, ग्रेविड फीमेल, ये अभी तक चल रहा था कहाँ पे, लिम्फेटिक वेसल्स में, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल्स में क्या हुआ, वो उसने पेनिट्रेट किया, स्किन को इंटर किया लिम्फेटिक वेसल्स में, फिर वो डेवलप हुआ एडल्ट वोम में, एडल्ट वोम में डेवलपमेंट के बाद मेल एंड फीमेल में डिवाइड हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद मेल वोम जो है वो कुछ साल बाद क्या होता है, मर जाता है, और फीमेल वोम जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है उसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करती है, एम्ब्रियो डिस्चार्ज करती है, कितने, पर डे जो है वो 50,000 एम्ब्रियो रिलीज करने लग जाती है। उसके बाद जैसे ही वो माइक्रोफिलारिया रिलीज करेगी, और माइक्रोफिलारिया कहाँ पे आ जाएगा, आपके ब्लड में। अब वो मोसिक्यूटो ने आपको काट लिया, लिम्फेटिक वेसल्स में भी आ गया, डेवलपमेंट भी हो गया, फर्टिलाइजेशन भी हो गया। अब वो माइक्रोफिलारिया आपके कहाँ पे आ गया है, ब्लड में। ब्लड में आने के बाद अब आप माइक्रोफिलारिया को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, उसका डायग्नोस्टिक कर सकते हो, उसके टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। तो मतलब उसका डेमोन्स्ट्रेशन हम कर सकते हैं कब, ब्लड में आने के बाद। अगर लिम्फेटिक वेसल्स में करते हैं तो हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे किसको, एडल्ट वोम को, क्योंकि लिम्फेटिक वेसल्स में क्या प्रेजेंट है, लार्वा प्रेजेंट है और एडल्ट वोम प्रेजेंट होता है सबसे पहले, ठीक है। माइक्रोफिलारिया कहाँ पे आ गया, ब्लड में। अब ब्लड में जैसे ही माइक्रोफिलारिया होगा, अब जो भी मोसिक्यूटो आएगा वो चाहे वो क्यूलेक्स हो या फिर एडेस हो, ठीक है। अब वो माइक्रोफिलारिया आपके बॉडी में प्रेजेंट है। अब जैसे ही मोसिक्यूटो वापस से आएगा, आपको काटेगा, तो आपकी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, माइक्रोफिलारिया, तो वो क्या करेगा, उस माइक्रोफिलारिया को उठाएगा, ठीक है, बाइट के थ्रू। अब होती है प्रोसेस मोसिक्यूटो में। मोसिक्यूटो ने क्या किया, जो मेन इंजेक्शन ऑफ माइक्रोफिलारिया, एंड मतलब कि मेन के अंदर क्या है, मेन इन्फेक्टेड है किससे, माइक्रोफिलारिया से। माइक्रोफिलारिया मेन के ब्लड में प्रेजेंट है। मोसिक्यूटो ने क्या किया, बाइट किया किसको, मेन को, और इंजेक्शन किया, यानी कि लिया क्या, काटने के थ्रू उसने क्या किया, ब्लड मिल के थ्रू माइक्रोफिलारिया को उसके अंदर ले लिया, किसके अंदर, मोसिक्यूटो के अंदर। अब वो माइक्रोफिलारिया आ गया है मोसिक्यूटो के अंदर, एंड कम आउट शीत 1 to 2 आवर, यानी कि अब उसके अंदर उसका डेवलपमेंट होगा। तो कैसे होगा, यानी कि उसके बाद उसकी शीत जो होगी वो 1 से 2 घंटे में यह शीत पूरी बन जाएगी। हाइलीन शीत जो होगी वो बनेगी माइक्रोफिलारिया की मोसिक्यूटो के अंदर, कितने, 1 से 2 घंटे के अंदर। 1 से 2 घंटे के अंदर आने के बाद ये जो L1 यानी कि लार्वा की फर्स्ट स्टेज जो होती है वो पेनिट्रेट करेगी द स्टमक वॉल ऑफ द मोसिक्यूटो। एक बात और, ये जो माइक्रोफिलारिया रिलीज हो रहा है ना, ये इसकी L1 स्टेज हो गई है फ्रेंड्स, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, माइक्रोफिलारिया कंप्लीट बन गया है, डिस्चार्ज कर दिया है ग्रेविड फीमेल ने, तो ये L1 स्टेज है। L1 स्टेज को किसने लिया था, मोसिक्यूटो ने, ठीक है, मोसिक्यूटो ने लिया। अब ये L1 स्टेज जो है, यानी कि माइक्रोफिलारिया, वो लार्वा जो प्रेजेंट है, L1 लार्वा पेनिट्रेट द स्टमक वॉल ऑफ मोसिक्यूटो, यानी कि ये क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा स्टमक वाल ऑफ मोसिक्यूटो, मोसिक्यूटो की स्टमक वाल को पेनिट्रेट करेगा। पेनिट्रेट करने के बाद ये चला जाएगा कहाँ पे, माइग्रेट इनटू थोरेसिक मसल्स। उसके बाद ये चला जाएगा कहाँ पे जाएगा फ्रेंड्स, माइग्रेट करेगा कहाँ पे, थोरेसिक मसल किसकी, मोसिक्यूटो की, ठीक है, जो कि रिब्स में प्रेजेंट होती है, रिब्स से अटैच होती है थोरेसिक मसल्स, वहाँ पे चला जाएगा। कितने, 6 से 12 घंटे के अंदर। 1 से 2 घंटे के अंदर तो उसने शीत को लाया, शीत आने के बाद 6 से 12 घंटे के अंदर वो वापस क्या करेगा, थोरेसिक मसल्स में जाके चला जाएगा। थोरेसिक मसल्स में जाने के बाद वो जो L1 स्टेज है उसका डेवलपमेंट होगा किस में, L2 स्टेज में, यानी कि लार्वा की सेकंड स्टेज में। और लार्वा की सेकंड स्टेज से कुछ समय बाद वापस से वो उसका डेवलपमेंट होगा किस में, लार्वा की थर्ड स्टेज में, जो कि हाईली इन्फेक्टेड होती है, मोसिक्यूटो में प्रेजेंट होता है, और किसके लिए इन्फेक्टेड होती है, मेन के लिए, ठीक है। अब मोसिक्यूटो के अंदर L3 स्टेज जो है वो प्रेजेंट हो गई है, जो कि हाईली इन्फेक्टेड है। अब वापस से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि मोसिक्यूटो वापस से बाइट करेगा किसको, मेन को, और मेन के यानी कि मोसिक्यूटो के अंदर जो L3 स्टेज लार्वा प्रेजेंट है वो बाइट करेगा किसको, मेन को, और मेन के अंदर क्या छोड़ेगा, लार्वा की थर्ड स्टेज, जो कि इन्फेक्टेड होती है किसके लिए,
मेन के लिए इन्फेक्टिव फॉर्म, थर्ड स्टेज लार्वा फाउंड इन द मॉस्किटो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। एक बार ओरली और समझा देती हूँ मैं कि क्या होता है कि सबसे पहले मॉस्किटो ने बाइट किया आपको, उसके अंदर लार्वा की थर्ड स्टेज प्रेजेंट है, वो पेनिट्रेट करेगी आपकी स्किन को, स्किन के बाद जाएगी वो लिम्फेटिक वेसल्स में, लिम्फेटिक वेसल से उसका डेवलपमेंट होगा एडल्ट वॉर्म में, एडल्ट वॉर्म से फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, मेल वॉर्म डाई हो जाएगा और फीमेल जो होगा वो ग्रेविड होगी, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा या माइक्रोफिलारिया प्रेजेंट होगा। वो रिलीज करेगी पर डे कितने, 50,000 माइक्रोफिलारिया। ठीक है, माइक्रोफिलारिया को रिलीज करने के बाद वो चले जाएंगे कहाँ पे, ब्लड में, किसके, मेन के ब्लड में, जो कि क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज होती है। ठीक है, जिसको अपन डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। वापिस से अब क्या होगा, मेन के अंदर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोफिलारिया प्रेजेंट है। अब क्या होगा, मॉस्किटो ने वापस से बाइट किया किसी मेन को जो कि इन्फेक्टेड है किसी माइक्रोफिलारिया से। ठीक है, अगर वो किसी और पेशेंट को जिसके अंदर माइक्रोफिलारिया नहीं प्रेजेंट है और उसको बाइट करता है तो उसको कोई नुकसान नहीं है। मॉस्किटो के अंदर कोई सेक्सुअल साइकिल, एसेक्सुअल साइकिल जो है वो नहीं होगी। किसी को, उसी पेशेंट को जिसके अंदर माइक्रोफिलारिया प्रेजेंट है, उसी को अगर वो बाइट करेगा तभी वो प्रोसेस मॉस्किटो के अंदर होगी। अब माइक्रोफिलारिया किसके अंदर प्रेजेंट है, मेन के अंदर, है ना। अब मॉस्किटो ने वापस से बाइट किया किसको, मेन को, मॉस्किटो ने उठाया वहां से क्या, माइक्रोफिलारिया। अब वो माइक्रोफिलारिया चला जाएगा कहाँ पे, ठीक है, कम आउट इन शीथ, यानी कि माइक्रोफिलारिया क्या करेगा, उसकी शीथ जो होगी वो आ जाएगी वापस से 1 से 2 घंटे के अंदर। उसके बाद वो L1 स्टेज जो होती है वो पेनिट्रेट करेगी स्टमक वाल ऑफ द मॉस्किटो। मॉस्किटो की स्टमक वाल में जाने के बाद वापस से वो माइग्रेट करेगी कहाँ पे, थोरेसिक वाल में, थोरेसिक मसल्स में। थोरेसिक मसल्स में L1 स्टेज जो होती है वो L2 में डेवलप होगी, L2 L3 में डेवलप होगी और L3 जो होती है वो हाईली इन्फेक्टेड होती है, प्रेजेंट होती है मॉस्किटो में और इन्फेक्टेड होती है मेन के लिए। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गई होगी लाइफ साइकिल। एक बात और बता देती हूँ कि यदि क्यूलेक्स आपको बाइट करता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो आपको बाइट करता है तो वो करेगा कहाँ, कब, नाइट में। और यदि एडिस जो होता है वो करेगा अगर बाइट तो वो करता है एट डे में। ठीक है, यानी कि दिन में, डे टाइम। ठीक है, दिन में अगर एडिस ने आपको बाइट किया है तो वो दिन में आपको इन्फेक्शन होगा, और अगर क्यूलेक्स ने किया है तो वो आपको बाइट करेगा कहाँ पे, नाइट में। ठीक है, ये वाउचेरिया बेनक्रॉफ्टी की लाइफ साइकिल हो गई है। ये डायग्राम भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि नर्व रिंग जो होती है वो क्या करती है, सेंसेशन का, यानी कि सेंसरी नर्व होती है। ठीक है, ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने का काम करती है। एक्सक्रीटरी पोर इसमें प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन, यानी कि इसके अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जैसे अमोनिया हो गया, तो जो भी इसके अंदर वेस्ट प्रेजेंट है माइक्रोफिलारिया के अंदर, तो वो एक्सक्रीशन पोर जो होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है। और जेनाइटल प्रोर प्रेजेंट होते हैं जो कि जिसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस इसके अंदर होती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे जेनाइटल पोर यहाँ है, इनको सोमेटिक सेल भी कहा जाता है। और ये न्यूक्लियाई जो होती है वो यहाँ पे ना तो हेड में प्रेजेंट होती है और ना टेल में प्रेजेंट होती है, सेंट्रल एक्सिस में प्रेजेंट होती है। एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। हाइलिन चीज जो होती है वो 360 माइक्रोमीटर की होती है, जो कि बड़ी होती है किससे, एम्ब्रियो से। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अनस्टेन करते हो तो इसमें ये ट्रांसपेरेंट और कलरलेस दिखाई देगा। अगर आप स्टेन के द्वारा जैसे रोमेनिव स्किन स्टेन, जिम्सा स्टेन, लिशमान स्टेन अगर करते हो तो उसमें आपको ये न्यूक्लियाई जो होती है वो वायलेट कलर की दिखाई देगी और एम्ब्रियो जो है वो रेड कलर का, सॉरी पिंक कलर का दिखाई देगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अब इसके डिसीज के बारे में और इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में। तो डिसीज फ्रेंड इससे क्या होती है, वाउचेरिया बेनक्रॉफ्टी जिसे फिलारिया वोम भी कहा जाता है। तो एक तो इसको फिलारियासिस जो होती है इसके बाद द्वारा डिसीज होती है, या फिर वाउचेरियासिस भी इसे कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि या तो यूँ पूछ लेंगे कि फिलारियासिस जो है वो कौन कोज करता है, तो वाउचेरिया बेनक्रॉफ्टी उसका राइट ऑप्शन रहेगा। यदि अगर वाउचेरिया बेनक्रॉफ्टी कौन से डिसीज कोज करता है तो फिलारियासिस या फिर वाउचेरियासिस। ठीक है, वाउचेरियासिस तो वो नहीं देगा इतना इजी, फिलारियासिस देगा। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड इसका क्या होता है, यानी कि इसके सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसके दिखाई देते हैं 8 to 16 मंथ के अंदर। अब ये फिलारियासिस जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक तो होता है क्लासिकल फिलारियासिस और एक होता है अकल्ट फिलारियासिस। तो क्लासिकल फिलारियासिस किसके द्वारा होता है, एडल्ट वोम के द्वारा, और एडल्ट वोम प्रेजेंट होता है कहाँ पे, लिम्फेटिक वेसल्स में। ठीक है, तो ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ लिम्फ वेसल्स। ठीक है, क्लियर है, लिम्फ वेसल्स के या फिर लिम्फ नोड के
क्योंकि एडल्ट वोम कहाँ पे प्रेजेंट है, लिम्फेटिक वेसल्स में या फिर लिम्फ नोड में जाता है स्किन के पेनिट्रेशन के बाद। ठीक है, तो वो क्या करता है, ब्लॉक कर देता है किसके, लिम्फ वेसल्स को और लिम्फ नोड को, जिस डिसीज को क्लासिकल फिलारियासिस कहा जाता है, या फिर लिम्फेजेनाइटिस, यानी कि आपके लिम्फ में क्या होता है, लिम्फ वेसल्स में या लिम्फ नोड में इन्फ्लामेशन हो जाता है। या फिर हाइड्रोकोल, हाइड्रोकोल क्या होता है, यानी कि जो मेल जेनाइटल ऑर्गन जो पेनिस है, ठीक है, या फिर टेस्टिस जो है, टेस्टिस के आसपास क्या होता है, एक फ्लूइड जो होता है वो मतलब फ्लूइड जमा हो जाता है। ठीक है, टेस्टिस के आसपास क्या होता है, फ्लूइड जमा हो जाता है, तो उससे क्या होती है, टेस्टिस में स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कई बार आप वाउचेरिया बेनक्रॉफ्टी अगर डालो तो या तो आपके पैर मोटे दिखाई देंगे, या फिर हाथ जो होते हैं एलिफेंटियासिस, यानी कि उसमें हाथी जैसे पाँव हो जाते हैं आपके, हाथी पाँव डिसीज जिसे कहते हैं, तो उसमें हाथी के पाँव यानी कि स्वेलिंग की मेन जो है इसकी स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, तो हाइड्रोकोल यानी कि जो टेस्टी है उसके आल मतलब ग्राउंड में आसपास जो है वो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है और उसके कारण क्या होती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो उसे हाइड्रोकोल कहा जाता है। ठीक है, काइल यूरिया, काइल यूरिया क्या होता है, यानी कि क्या होता है कि ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस जो यहाँ पे मैंने बताया है अभी, तो वो क्या करता है कि किडनी लिम्फेटिक्स जो होता है, यानी लिम्फ वेसल्स जो होती है वो क्या करती है, फ्लूइड का डिस्चार्ज करने लग जाती है, और वो फ्लूइड आता है कहाँ पे, किडनी में, और किडनी क्या करती है, उसको एक्सक्रीट करती है यूरिन के थ्रू, जो कि मिल्की वाइट कलर का होता है। कैसा होता है, मिल्की वाइट कलर का होता है, जिसे जिसे काइल यूरिया कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया, यानी कि लिम्फ वेसल से ये सारी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, लिम्फेटिक वेसल्स में और लिम्फ नोड से, तो वहाँ पे ब्लॉकेज होने के कारण वहाँ से फ्लूइड रिलीज होगा, और वो फ्लूइड जाएगा कहाँ पे, किडनी में, और किडनी से वो टर्न होगा यूरिन में, जो कि एक मिल्की वाइट कलर का आपको दिखाई देगा, जिसे काइल यूरिया कहा जाता है, जो कि यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है। या फिर एकोडिसिस है एलिफेंटियासिस, यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है और आपके हाथ और पैर जो है वो थोड़ी स्वेलिंग उसमें आ जाती है, इसलिए उसको एलिफेंटियासिस कहा जाता है। अकल्ट फिलारियासिस ये होता है किसके द्वारा, एम्ब्रियो के द्वारा। अब अकल्ट फिलारियासिस एम्ब्रियो के द्वारा होता है, बट ये ब्लड में प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, यानी कि इयोसिनोफिल काउंट जो होता है इसमें बढ़ जाता है, लगभग 30 to 80% जो है उसमें इयोसिनोफिल काउंट आपको बढ़ा हुआ मिलता है, और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, और इस कंडीशन में आईजीई जो कि एक एंटीबॉडी है, ठीक है, तो जो कि एलर्जिक रिएक्शन में एक्टिवेट होती है, तो वो भी आपको मिल सकती है। ठीक है, इयोसिनोफिलिया मैंने बता ही दिया है कि 30 to 80% होते हैं, या फिर आपको अर्थराइटिस हो सकती है, या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी कि आपका ग्लोमेरुलर जो है किडनी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया डिसीज के बारे में। अब बात करते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम सैंपल का कलेक्शन करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि यदि क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा वो आपको बाइट करता है, तो वो इन्फेक्शन आपको नाइट में मतलब वो लार्वा आपको पेनिट्रेट करेगा, इसीलिए इसका कलेक्शन जो होता है मोस्टली यूरिन या ब्लड कलेक्ट करेंगे हम तो 10 PM to 2 AM के बीच में करेंगे। ठीक है, यानी कि रात को 10 बजे से सुबह की 2 बजे के बीच में हमको इसका कलेक्शन करना रहता है, चाहे ब्लड कलेक्शन करो या फिर यूरिन कलेक्शन। ये जो होता है लेबोरेटरी डायग्नोसिस, इसका 2 टाइप्स में होता है, एक तो होता है डायरेक्ट एविडेंस और एक होता है इनडायरेक्ट एविडेंस। क्या होता है, एक तो डायरेक्ट एविडेंस और एक होता है इनडायरेक्ट एविडेंस। अब डायरेक्ट एविडेंस में हम क्या करते हैं, डेमोस्ट्रेशन ऑफ माइक्रोफिलारिया इन एडल्ट वोम, यानी कि जो हमारा माइक्रोफिलारिया होता है और एडल्ट वोम होता है उसका डेमोस्ट्रेशन हम करते हैं, तो उसे डायरेक्ट एविडेंस कहा जाता है, जिसमें माइक्रोफिलारिया जो होता है वो ब्लड में प्रेजेंट होता है, काइल यूरिन हो सकता है, हाइड्रोकोल फ्लूइड में हो सकता है, या फिर लिम्फोवेरिक्स के कारण हो सकता है। ठीक है, यानी कि माइक्रोफिलारिया आपको ब्लड में भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, काइल यूरिन जिसके कारण मैंने अभी आपको बताया था कि फ्लूइड रिलीज होता है और मिल्की वाइट कलर का दिखाई देता है, तो उसे काइल यूरिन कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि काइल यूरिन होता है तो किसके द्वारा, वाउचेरिया बेनक्रॉफ्टी के द्वारा। ठीक है, हाइड्रोकोल फ्लूइड मैंने भी बताया कि टेस्टी के अराउंड में एक फ्लूइड जो होता है, सेक लाइक फ्लूइड जो होता है वो जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो वो रिलीज होता है टेस्टिस के द्वारा, उसके कारण इन्फ्लामेशन हो जाता है। लिम्फोवेरिक्स यानी कि आपके लिम्फ नोड में इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसे लिम्फोवेरिक्स कहा जाता है।
ठीक है, तो ये हो गया। अब अपीयर लार्ज नंबर एट नाइट, मैंने अभी बताया कि माइक्रोफिलारिया जो होता है वो लार्ज नंबर में कब दिखाई देगा, नाइट में दिखाई देगा, 10 PM टू 2 AM के बीच में। थिक ब्लड स्मेयर अगर हम इसका बनाते हैं तो थिक ब्लड स्मेयर में हम क्या डेमोस्ट्रेट करेंगे, डेमोस्ट्रेटेड शीथ एंड न्यूक्लियाई ऑफ माइक्रोफिलारिया। मैंने अभी आपको बताया था डायग्राम में कि उसमें न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, और उस एक शीथ हाइलिन शीथ जो मैं बता रही थी, जो कि किससे बड़ी होती है, एम्ब्रियो से बड़ी दिखाई देती है, 360 माइक्रोमीटर की होती है। तो वो शीथ और न्यूक्लियाई माइक्रोफिलारिया की हम थिक ब्लड स्मेयर जो बनाएंगे उसमें इसका डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। बाकी ये कंसंट्रेशन टेक्निक भी होती है इसमें, ठीक है, कम यूज होती है बट हाँ ठीक है, सेंसिटिव है। कंसंट्रेशन टेक्निक में हम दो तरह के यूज करते हैं, एक तो होती है नोड कंसंट्रेशन और एक और होती है मेम्ब्रेन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो नोट कंसंट्रेशन टेक्निक में हम क्या लेंगे, 1 ml एंटीकोगुलेंट ब्लड लेते हैं, ठीक है, 9 ml 2% फॉर्मेलिन लेंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, दोनों को मिक्स करने के बाद, उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो सेडिमेंट में हमारा बचता है सुपरफिशियली को एक्सक्रीट कर देंगे, निकाल देंगे, और उसके बाद नीचे सेडिमेंट जो बनता है उसको क्या करेंगे, स्लाइड पर रखेंगे और स्प्रेड करके उसकी स्लाइड बनाएंगे। स्लाइड बनाने के बाद उसकी स्टेनिंग करेंगे, जिम्सा स्टेन या फिर लिशमान स्टेन से। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको उसका डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियाई होती है वो वॉयलेट कलर की दिखाई देती है जब हमको जिम्सा स्टेन या फिर लिशमानिया स्टेन करते हैं, और हमारा एम्ब्रियो जो होता है वो पिंक कलर का दिखाई देता है, ठीक है। इसी प्रकार से मेम्ब्रेन कंसंट्रेशन टेक्निक है, उसमें भी ऐसा ही होता है। एक फिल्टर पेपर जो होता है मेम्ब्रेन न्यूक्लियोपोर, हाँ न्यूक्लियोपोर मेम्ब्रेन फिल्टर, तो उसमें हम क्या करेंगे, 5 ml जो है वो ब्लड डाल देते हैं और वो फिल्टर हो जाता है। उसके बाद हम उसका स्टेनिंग करते हैं, उसी प्रकार प्रोसेस रहती है इसमें कि हम उसको स्टेनिंग के बाद डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। एक ये तो बता दिया मैंने डायरेक्ट एविडेंस। और इनडायरेक्ट एविडेंस में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, तो उसके कारण एओसिनोफिलिया हो जाता है। तो एओसिनोफिल हम उसमें देखते हैं जो कि 30 to 80% हाईली सेंसिटिव होता है, इनडायरेक्ट एविडेंस, ठीक है। और सीरोलॉजिकल टेस्ट भी हम करते हैं। डायरेक्ट एविडेंस में हमने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया था, माइक्रोफिलारिया और एडल्ट वर्म। इनडायरेक्ट एविडेंस में हम क्या डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट। क्या करते हैं फ्रेंड्स, सीरोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है, किसके द्वारा, एलाइजा हो गया, आईएचए हो गया, तो इनके द्वारा हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं माइक्रोफिलारिया का। और इसमें इओसिनोफिलिया हो जाता है ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के कारण। तो आई होप आपको वाउचेरिया बेनक्रॉफ्टी अच्छे से समझ में आया होगा। और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, और भी किसी टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन हो तो भी शेयर करें, मैं कोशिश करूंगी कि उस पर आपको वीडियो बना के दूँ। प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।